हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 5 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये उस चैप्टर का आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है और वैसे ये आपका वीडियो नंबर 56 है। ये आपका वीडियो नंबर 55 वीडियो तक मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिए हैं और 56 वीडियो से आपका ये चैप्टर 5 की स्टार्टिंग हो रही है। तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में आपके टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3। ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है और ये वाली एक्सरसाइज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो फिलहाल मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड 2 एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उसका जो बेसिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और किस किस तरीके से उसमें हम अलजेब्रा को अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 5.1 की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो से मिलके बनता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? जेड से। और इसका फॉर्मेट किस टाइप का होता है? जैसे मान लो मैंने लिखा है जनरल जेड बराबर क्या होगा? a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी। ये आई क्या है? इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। और इसको फुल नेम लिखो तो IOTA। इसका फुल नेम क्या होता है? IOTA। और वैसे क्या बोला जाता है इसको? आयोटा। तो कई लोग इसको आई बोलते हुए भी सॉल्व करते चलते हैं और कई लोग इसको आयोटा भी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ इसको आयोटा ही बोलता हूँ और कई लोग इसको आयोटा ना बोल के आई बोल के भी इसको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी, ये तो हो गया आपका आयोटा। ये क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है इसका रियल पार्ट। ओके, और ये वाला क्या होता है? इसका इमेजिनरी पार्ट। अब आप कहोगे इमेजिनरी पार्ट कैसे हुआ? तो आपको मैं बताऊं, देखो आज तक आप लोगों ने जितने भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर आपका इंटीजर हो, p बटा q के रूप में कौन सा होता है? रेशनल नंबर हो, कोई से भी नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर एक्चुअली होते क्या? आपके रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो नंबर रियल नहीं होते वो किस टाइप के होते होंगे? वो उस टाइप के होते होंगे जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। जैसे एग्जांपल सपोज करो मैंने लिखा √-5। मैंने लिखा √-5। अब मुझे पहले तो आप ये बताओ, अगर √AB ये जो होता है इसको मैं √A इंटू √B लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं इसको, ये 5 माइनस का 5 है ना, इसको पहले तो मैंने 5 इंटू -1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये AB बन गया। AB बन गया तो ये √A और ये √B। ओके, अब देखो √5 है, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन √-1 इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी? मुझे एक बात बताओ, √-1 का मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, अगर अंडर के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है? वो नंबर ही मुझे आंसर में मिलता है, केवल उसका जो स्क्वायर रूट लगा होता है वो हट जाता है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है √2 और मैं बोलूँ कि इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये रूट हट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। आपसे बोला जाए √7 इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, उसी तरीके से मुझे बताओ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है √-1, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा और जो अंदर लिखा हुआ है वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? -1। अब आप एक चीज नोटिस करो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप करते हो तो चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा किस में आता है? प्लस में ही आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि स्क्वायर करने के बाद भी किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो क्या रियल लाइफ में जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं उसमें ऐसा कभी पॉसिबल है कि किसी नंबर का हम स्क्वायर करें तो वह आपका माइनस में आपका आंसर है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो जितने भी नंबर होते हैं दुनिया में, जितने भी नंबर हैं, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं। आप पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो भी आपको आंसर क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक इस टाइप का नंबर था कि जिसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? माइनस में मिल रहा है, जबकि स्क्वायर में आंसर हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर कुछ अलग टाइप का है और उस अलग टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। ये √-1 को क्या बोला जाता है?
आयोटा यानी कि आई, ठीक है ना। तो एक तो इसको नोट कर लेना कि √-1 बराबर क्या होता है, आई बोलो या आयोटा बोलो। दूसरी चीज, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। आई का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। और यहां पे स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1। यानी कि ये एक फॉर्मूला बहुत काम का है कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, ठीक है ना। तो अब तक आपने क्या क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलके वो बनता है, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z = a + आयोटा b। ये होता है इसका रियल पार्ट, ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। आपको मैंने बताया कि किस टाइप के नंबर होते हैं जिसको मुझे पढ़ने के लिए आई की जरूरत पड़ी। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक लिखा, यहाँ पे आपको हजारों एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। √-11, बस आपके अंडर रूट में जो आप नंबर लिख लो वो माइनस का लिख दो, तो वही इसका क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल। ओके, ये हुई इसकी फॉर्म a + आयोटा b। तो किस टाइप के नंबर होंगे, देखो ये तो मैंने आपको दिए थे, केवल इमेजिनरी पार्ट के एग्जांपल दिए थे मैंने, ठीक है। अब मैं आपको a + आयोटा b जो फॉर्म लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके एग्जांपल देता हूं। जैसे किस किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो z बराबर मैंने लिख दिया 1 + आयोटा 2। तो इसमें क्या हो गया, इसका रियल पार्ट तो क्या हो गया 1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2। इसको कैसे लिखा जाता है वो भी देख लो। रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। वैसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा इसके अंदर 2, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है z बराबर -4 + आयोटा -7। इसका मतलब रियल पार्ट हो गया -4, इमेजिनरी पार्ट हो गया -7, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताओ क्या होगा ये, -2 प्लस या इसका -2 माइनस आयोटा 9, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है आयोटा पहले लिखा जाता है, ये तो a + आयोटा b की फॉर्म जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो a + आयोटा b की फॉर्म में होती है, इसलिए मैं आपको अब तक ये लिख रहा हूँ। आगे से जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो रियल में आप आयोटा को बाद में लिखोगे, क्या लिखोगे, -2 - 9 आयोटा, इस टाइप में आप लिखने वाले हो। लेकिन अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आयोटा को पहले लिखो बाद में लिखो, आयोटा खुद भी एक नंबर है, a × b लिखो या b × a लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से आयोटा को पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आयोटा को बाद में ही लगता है, और वही थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिखा -2 - आयोटा 9, अब मुझे बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है, वो तो मुझे साफ साफ दिख गया कि -2 है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट इसका 9 मत बोलना, इमेजिनरी पार्ट 9 नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, a + आयोटा b, यानी यहां भी आप प्लस लगाओ, यहां भी आप प्लस लगाओ। अगर माइनस में आपको दिया हुआ है तो यहां पे प्लस बनाओ, इस माइनस को अंदर भेज दो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो गया आपका -2 प्लस आयोटा, इस माइनस को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा -9। इसका मतलब रियल पार्ट हो गया -2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -2, ठीक है ना, सॉरी -9, ठीक है ना। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। फिर दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि कोई इंटीजर ही हो सकता है कोई इस स्टेप में भी हो, 4/7 प्लस आयोटा -11/13, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस जो आपका जिसके साथ आई नहीं लगा होगा वो हो जाएगा आपका रियल पार्ट, और आई जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर मान लो आपसे बोला जाए कि एक नंबर लिखा मैंने, z बराबर केवल आयोटा लिखा, z बराबर क्या लिखा, केवल आई लिख दिया मैंने, और अब आपको बोला जाए कि इसको आप a + आयोटा b की फॉर्म में बदलो, तो मुझे बताओ इसके अंदर, इस नंबर के अंदर रियल पार्ट आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। जहां आई दिख गया ना, समझ जाना आई तो क्या है, केवल आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो कहीं नहीं दिख रहा तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह 0 लिख सकता हूं। तो इसी को मैं लिख सकता हूं z बराबर 0 + आयोटा। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट तो कितना हो गया, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने देखा आयोटा के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब 1 तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1 और इसका रियल पार्ट कितना हो गया 0। तो ये तो हुआ इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z1 बराबर है a + आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो है आपका c + आयोटा d। और अगर आपसे बोला जाए कि z1 और z2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर दोनों में इक्वल देखेंगे हम एक दूसरे को कि वो कैसे इक्वल है, तो इन तीनों केस के अंदर क्या होगा,
रियल पार्ट का रियल पार्ट से लेना देना होगा और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से लेना देना होगा। हम इसके अंदर कभी भी रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर नहीं करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अगर Z1 और Z2 अगर बराबर हैं तो ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हैं और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हैं। अगर ये और ये दोनों होंगे तो आपका क्या होगा, Z1 बराबर Z2 होगा। अब ये काम कैसे आएगा, जैसे मान लो आपको कई बार क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो अलग अलग आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और उसमें क्या होगा, कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा और आपसे उस वेरिएबल की वैल्यू निकलवाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल, मान लो मैं लिखता हूँ, आपको Z1 दे दिया उसने कि 2x प्लस आयोटा x प्लस वाई, और Z2 बराबर उसने दिया मान लो कि 6 प्लस आयोटा माइनस 10, और बोला गया कि Z1 और Z2 दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो आप x और y की वैल्यू बताओ। अगर Z1 और Z2 दोनों इक्वल होंगे तो इनके रियल पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो रियल पार्ट देखो, ऊपर वाले का क्या है 2x और नीचे वाले का क्या है 6, तो इससे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। ओके, वैसे अब इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ऊपर वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है x प्लस वाई, और नीचे वाले का इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस का 10। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 10, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 10 और 3 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 30। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उससे आपसे बोला जाएगा कि x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू निकालो। तो इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। ये हुआ इनके बारे में थोड़ा सा इक्वलिटी को किस तरीके से देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। जैसे आपको मान लो मैं यहीं पे करके दिखाता हूं, अगर यही दो नंबर हैं Z1 और Z2 और आपसे बोला जाए, मैं अभी आपको बता रहा हूं एडिशन, ठीक है ना, अगर दो नंबर हैं Z1 और Z2 और आपसे बोला जाए कि इसका आप क्या करो, एडिशन करो, तो एडिशन यानी Z1 प्लस Z2, तो उसमें क्या होगा, इन दोनों के रियल पार्ट को आपस में ऐड कर देना और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है, A और C, तो एक तो हो गया A प्लस C प्लस आयोटा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आयोटा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, B प्लस D। तो ये हो गया इसका एडिशन, Z1 और Z2 का एडिशन क्या हो गया, A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो आपको Z1 बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, और आपको बोला जाए कि इन दोनों का एडिशन करो Z1 प्लस Z2, तो क्या होगा, रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 2 5, और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे तो 3 आयोटा और 4 आयोटा 7 आयोटा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, आयोटा को लेकर कंफ्यूज मत होना, आप आई को ऐसे मानो कि जैसे ये x लिखा हुआ है, तो क्या हो गया 3x प्लस 4x बराबर कितना होगा 7x, लेकिन बस ये ध्यान रखना ये वाला इसके साथ में एडिशन नहीं होगा। तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो काम जब कर रहे होंगे ना, तब इन दोनों का और इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब इसका काम आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो कि किस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। अब एडिशन के अंदर कौन कौन से लॉ इस पे अप्लाई होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोजर लॉ क्या होता है, तो एडिशन के ऊपर क्लोजर लॉ क्या बोलता है, क्लोजर लॉ ये बोलता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एडिशन करता हूं तो उसका जो मुझे आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे एग्जांपल आपने दो एग्जांपल देख लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इनको जब मैंने ऐड किया तो आपको जो आंसर मिला वो भी क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ये तो वही उसी का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे भी देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, और मैंने ऐड किया तो क्या आया आपका आंसर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, ठीक है। ये तो हुआ क्लोजर लॉ। सेकंड है आपका जैसे कम्यूटेटिव लॉ, आपने पहले भी पढ़ा है। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्या होता है कि सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि Z1 प्लस Z2 करूं या Z2 प्लस Z1 करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं Z2 प्लस Z1 करूंगा तो भी क्या होगा, 3 प्लस 2 5 और 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बोलता है आपको कम्यूटेटिव लॉ कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होता है, Z2 प्लस Z1। थर्ड होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, एसोसिएशन याद है आपको, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि Z1 और Z2, मान लो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
और इसी में मैं तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर देता हूं, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा कि Z1 को Z2 प्लस Z3 में ऐड करो। तो कोई देखो, आप जैसे एग्जांपल दो आपके लिखे हुए Z1 Z2 लिखा हुआ है, मैं Z3 और लिख देता हूं। ये तो लिखा हुआ है ना, Z3 और लिख दिया मैंने 4 + 5 आयोटा। ओके, अब देखो ये Z1 प्लस Z2 आपको मिल चुका है 5 + 7 आयोटा, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसमें मैं Z3 को और ऐड करता हूं, तो Z3 को और ऐड कर दो, कितना हो गया 5 + 4 9 और 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा 12 आयोटा। तो ये तो हो गई इधर वाले पार्ट की वैल्यू। अब हम करते हैं इस साइड, क्या लिखा हुआ है देखो Z1, तो Z1 क्या है आपका 2 + 3 आयोटा प्लस Z2 + Z3, Z2 यानी ये और Z3 यानी ये, तो दोनों को ऐड करो 4 + 3 7 और 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा यानी कि 9 आयोटा। अब ऐड कर लो इसको, 7 + 2 9, 3 आयोटा एंड 9 आयोटा 12 आयोटा। तो कोई फर्क आया दोनों में? नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि हमको करना क्या है, चाहे इस तरीके से करूं मैं इस तरीके से करूं, तीन दोनों में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो यार कि रियल पार्ट सारे आपस में जुड़ रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में सारे जुड़ रहे हैं। तो वही काम मैंने यहाँ किया, वही काम मैंने यहाँ किया, तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, 3 हो गए। चौथे नंबर पे होता है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो ये छोटी छोटी सी टर्म है जिनका बस पता होना चाहिए एक बार हमें कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं ये आ जाए और आपने टर्म ही नहीं पढ़ी होगी तो आप पूरे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाओगे। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है पहले इसको समझ लो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होता है जिसको उसमें ऐड करने से आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसको इसमें मैं ऐड करूंगा तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब मुझे बताओ ऐसा कब होता है, अगर मैं 4 में क्या ऐड करूं कि मुझे 4 ही मिल जाए? कोई है ऐसा नंबर? एक ही नंबर है, क्या है वो? 0। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या ऐड होगा? 0। और 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब 0 का मतलब है 0 + आयोटा 0। इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट है आपके इसके लिए एडिटिव इनवर्स। लास्ट होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर रहा हूं तो आपको वापस से क्या मिल रहा है? Z मिल रहा है। वैसे एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट होता है जिसको उसमें ऐड करने से आपको इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 0। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐड करने के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करेगा जिसको आप ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब मुझे बताओ 22 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिले? सिंपल सी बात है, -22, तभी तो 0 मिलेगा। मैंने लिखा -7, क्या ऐड करूं इसके अंदर? +7, तभी तो आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसका नेगेटिव कर दो, उसका -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होता है? उसका नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। अगर कोई नंबर है मान लो 22, उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -22, और अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो उसी तरीके से Z में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि आपका आंसर 0 आ जाए? सिंपल सी बात है, -Z। इसका मतलब अगर आपका नंबर सपोज करो A + आयोटा B है तो उसके लिए आपका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका माइनस। इसका माइनस मतलब जो आपका रियल पार्ट A है वो क्या बन जाएगा? -A, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट B है वो क्या बन जाएगा आपका? -B। यानी कि वो किस टाइप का नंबर होगा? -A + आयोटा -B। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो A और -A मिलके क्या बना देंगे? 0। और वैसे B और -B भी मिलके क्या बना देंगे? 0। ठीक है, तो ये हुआ आपका एडिशन वाला काम। इसके बाद हम देखेंगे अब डिफरेंस। डिफरेंस बिल्कुल सिंपल होता है। डिफरेंस के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। जैसे हम रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी को ऐड करते हैं, वैसे ही हमें रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो आपके यहीं पे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपको कोई भी Z1 Z2 Z3 जो भी लिखे हुए हैं इसमें से किसी पे भी हम एडिशन को, वो डिफरेंस को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है Z1 - Z2, तो इसका मतलब क्या होगा? Z1 क्या लिखा हुआ है देखो, 2 + 3 आयोटा, माइनस Z2 क्या लिखा हुआ है?
3 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब इसको सपरेट कर दो। तो देखो रियल में से रियल को आपको हटाना है, तो रियल यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे रियल क्या है, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3। ओके, वैसे ही आयोटा कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो गया 3, और ये माइनस का 3, और ये सॉरी माइनस का साइन है यहाँ पे अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 4। तो क्या बन गया माइनस का 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस का 1। तो ये बन गया आपका आंसर -1 प्लस आयोटा -1। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या -1 और माइनस का साइन बाहर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। यानी आपका आंसर ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। बस ये लिखने से क्या होता है, ये लिखने से रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये आपको साफ साफ दिख जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आप -1 बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। -1 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा सही है नहीं है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 ही है ना। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 और रियल पार्ट भी क्या है -1। तो देखो ये रहा -1 और ये रहा -1। तो इस तरीके से लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब तक हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 बराबर a प्लस आयोटा b और Z2 बराबर c प्लस आयोटा d, और आपको बोला जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि Z1 इंटू Z2 निकालो। तो क्या होगा देखो a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ये लिख दिया। तो बिल्कुल सिंपल, मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे आप उसको x समझते हो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ अलग यहाँ पे रूल्स नहीं बनेंगे। तो देखो a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac, a को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ad, आयोटा b को c से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा bc, और आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और b इंटू डी bd। ओके, अब देखो ये हो गया ac, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, ad प्लस bc। ये क्या है आयोटा स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हो जाएगा -1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया bd। जैसे ही मैंने इसमें से आयोटा आपका हट गया तो ये क्या बन गया अब आपका रियल पार्ट, रियल पार्ट बन गया। तो इसको रियल के साथ भेज देता हूँ, तो ये क्या हो गया ac और ये माइनस का bd प्लस के आयोटा इंटू ad प्लस bc। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो गया ac माइनस bd प्लस ad प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे आप कैसे कर सकते हो। देखो ac और जब b और d आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा को हटा देगा, माइनस का साइन ले आएगा। तो क्या होएगा ac और ये bd, लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा तो ac माइनस bd, और आयोटा इंटू ad और आयोटा इंटू bc। ठीक है ना, आयोटा इंटू bc और आयोटा इंटू ad। ठीक है, इस टाइप में ये बनेगा। तो फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, रियल में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोल्व करना है वो सिंपल तरीका। जैसे फिर से अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, एक नंबर ले लिया मैंने 3 प्लस 2 आयोटा, और आपको बोला जाए कि इसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा देखो 2 इंटू 3 6। देखो 2 तरीके से करके बताऊंगा आपको, मैं चाहूंगा कि आप स्मार्ट वाले तरीके से करो। हर क्वेश्चन को ही आपको बेसिक से समझना पड़े वो अच्छी चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। तो आप हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, वो गलत बात है। तो आप इसको समझो, देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 आयोटा यानी कि 4 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 करोगे तो 9 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा करोगे तो 6 आयोटा स्क्वायर। ओके, ये हो गया 6 प्लस 4 आयोटा और 9 आयोटा 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि माइनस का 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 13 आयोटा। केवल इसका आंसर क्या आ गया 13 आयोटा। अब इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे ना करके अगर आप ऐसे सोचते 2 इंटू 3 6 और 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा जब मैं करूंगा तो क्या होगा, वो माइनस का साइन देके जाएगा आपको। 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा जब करोगे तो आयोटा स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा माइनस का 1। तो 3 इंटू 2 6 होता है, और 6 के आगे क्या लगा दूं माइनस। तो ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 9, वो सॉरी 4, तो 9 एंड 4 13 आयोटा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, आपका पूरा आंसर क्या बच गया केवल 13 आयोटा। ठीक है ना, तो इसको बजाय कि आप 4 स्टेप में करो, इसको आप 1 या 2 स्टेप में करने की कोशिश किया करो। सिंपल सी बात है, इमेजिनरी पार्ट आपका कब बनेगा, जब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी ये और ये मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये और ये मल्टीप्लाई होगा। और जब रियल और रियल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो भी रियल बनेगा, और इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई होगा
तो भी आपका क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्यों बनेगा रियल? क्योंकि आयोटा आयोटा मिलके क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1। ओके, तो ये हुआ आपका किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद में इसमें भी देखो क्लोजर लॉ अप्लाई करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद में वैसे इसमें लॉ करता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। थर्ड नंबर पे आता है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 इंटू Z2 जैसा आपने किया, और एक तीसरा नंबर और ले लो मान लो, तो इसको किया जब तो आपका आंसर ये आ गया, और अब तीसरे के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो, अब फिर इसको Z3 के साथ करो, या फिर Z1 को आप Z2 इंटू Z3 से करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर सेम ही रहेगा। और इसको क्या बोला जाता है, आपका एसोसिएटिव लॉ। दो चीजें केवल समझने की, वो क्या है, एक है इसमें जैसे उसमें हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, वैसे इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको आप वैसे ही याद करो जैसे एडिटिव में क्या था। आपने एडिटिव में क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट होता है, जिसको उसमें ऐड करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। वो एडिशन था इसलिए ऐड किया था। अब ये क्या है, आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आता, यानी वो का वो आपको आंसर मिलता है। तो इसका मतलब जेड को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जेड ही मिले, सिंपल सी बात है। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको वही नंबर मिलता है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1। और 1 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा इंटू 0। 1 अगर केवल 1 लिखा है इसका मतलब ये तो इसका रियल पार्ट हुआ, और इमेजिनरी पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 0। ठीक है। वैसे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसको भी आप उसी से याद करो। उसमें क्या पढ़ा था आपने, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करता हूं तो आपका आंसर 0 मिल रहा था। अब 0 को याद मत करो, वहां पे 0 क्या था उसका, उसकी वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो मैंने आपको जब बोला था तभी भी ये बोला था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं उसमें ऐड करूं तो वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी को देगा। वैसे इसमें क्या हो जाएगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 1/z एग्जिस्ट करता है जिसको मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, वो क्या है, 1। ठीक है। तो इसका मतलब z को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिले, सिंपल सी बात है, 1/z से। तो आपकी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। ये कैसे किया जाता है ये अपन आगे देखेंगे। इसमें आपका बचा डिवीजन, आयोटा की वैल्यूज निकालना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.1 की स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।